साथियों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनामिका। किसान भाइयों, अगर आप कृषि में समसामयिक कार्यों को समय समय पर करते रहें तो कम लागत में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जायद की फसलों का समय चल रहा है, तो जायद की फसलों की देखभाल कैसे करें और क्या क्या समसामयिक कार्य अभी करने चाहिए, इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर संजीव वर्मा जी, जो कि कृषि नमस्कार किसान वैज्ञानिक भाइयों। हैं केवी के बैतूल से। और साथ ही हमारे बीच आज एक सफल किसान भाई नेकराम पाल जी हैं, जो कि ग्राम मंडोरी नीलबढ़ भोपाल से हैं। तो आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जायद की कौन कौन सी अभी फसलें लगी हुई हैं और उनकी क्या अवस्था है, आप इस संबंध में हमें जानकारी दें। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। आमतौर पे जायद की जो खेती होती है उन्हीं जगहों पे होती है जहाँ पर पानी की व्यवस्था होती है। जी और हमारे प्रदेश में इस समय काफ़ी अच्छी स्थिति है पानी की। तो जी सबसे जो जायद की प्रमुख फसल जो उभर के आई है वो है मूंग, जी ग्रीष्मकालीन मूंग, जो कि पहले वर्षा काल में हुआ करती थी। दूसरी हमारी जो जायद में किसान भाई जो लेने लगे हैं वो है मक्का, ग्रीष्मकाल की मक्का। और तीसरी हमारी है तिल्ली, ग्रीष्मकालीन तिल्ली। TKG 21, TKG 22 इसकी किस्में हैं। इन किस्मों को हमारे किसान भाई लगाने लग गए। और अभी जो हम कहना चाहेंगे कि जो अभी स्थिति है हमारी जायद की फसलों में, तो क्यों जायद का एरिया बढ़ रहा है और उससे किसान भाइयों को क्या लाभ हो रहा है, मैं उस पर भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जायद में ये जो फसल होती है हमारे किसान भाई की, वो ट्रैप क्रॉप हो जाती है या कैच क्रॉप बोलेंगे जिसको हम। मान लो उसकी प्रमुख फसल से उसको लाभ नहीं मिला, खरीफ में उसको लाभ नहीं मिला तो रबी में पहुंच गया, रबी से लाभ नहीं मिला तो जायद एक ऐसा मौसम है जिसमें उसको हानि होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो ये अतिरिक्त फसल के रूप में उभर के आई है और उसके बाज़ार भाव भी अच्छे हैं। तो वो है, इस समय पुष्पन अवस्था उसकी चल रही है। हमारी जो मूंग की फसल है उसकी एक कम अवधि की भी होती है। मैं यहाँ पे एक और चीज़, जो जायद की हमारी जो फसलें होती हैं वो कम अवधि की होती हैं। अब जैसे मक्का में, तो मक्का में पूरी पकवन अवस्था तक उसको नहीं रुकना पड़ता हमारे किसान भाई को। प्री मैच मतलब जो भुट्टा बना और उसने बाज़ार में बेचा और अतिरिक्त लाभ ले लिया। इसी प्रकार से हमारी मूंग की जो फसल है लगभग 60-65 दिन की है, तो उसको 2 पानी या 3 पानी में मूंग की खेती, मतलब 60 दिन में जहाँ 120 दिन की खेती कर रहा है वो गेहूं में, उधर आधे समय में उसको फसल मिल रही है। तो एक ये फ़ायदा हमारे किसान भाई को। उसी प्रकार से तिल्ली की जो खेती है तो वो भी लगभग 80-85 दिन में पक के तैयार हो जाती है। तो ये एक तो समय कम हो गया उधर पे, यदि उस पर अतिरिक्त पानी है तो अतिरिक्त आमदनी हो गई उसको। और ये कैच क्रॉप का काम कर गई, क्योंकि उसको मान लो किसी फसल से नुकसान हुआ तो एक फसल उसकी 3 में से सुरक्षित हो गई। तो ये एक बहुत अतिरिक्त लाभ लेने का हमारे किसान भाइयों को अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें उनको पानी की उपलब्धता बढ़ी है और इन जायद की खेती का रकबा हमारे प्रदेश में बढ़ता जा रहा है लगातार। तो ये है। तो संजीव जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और किसान भाइयों, आपने देखा और समझा कि जायद की फसलों में क्या समसामयिक कार्य किए जाने चाहिए और कौन कौन सी फसलें अभी हैं। तो अभी हमारे बीच एक सफल किसान भाई भी हैं, नेकराम पाल जी। नेकराम पाल जी, एक बार फिर से आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे और आप कौन कौन सी फसलें लगाते हैं। मैं ग्राम मेंडोरी से नेकराम पाल, पूर्व सरपंच। जी मैं अभी मूंग भी बो रखी है, थोड़ी बोई है, धान लगाता हूँ, इसके बाद गेहूं की फसल करता हूँ और सब्जी भाजी तो ज़्यादा नहीं, वो थोड़ा बहुत छोटा मोटा घर खर्चे में दूध पानी का भी करता हूँ, क्योंकि थोड़े समय के उससे उन्हीं मेरे को शौक़ था मेरे पास
करीब करीब बहुत बड़ी डेयरी बनी हुई है, कंप्लीट है। नेकराम जी, आपके पास कितने एकड़ भूमि है? मेरे पास है 48 एकड़ जमीन, 2 कम 50 एकड़। वो बहुत बड़ी डेयरी भी है मतलब, लेकिन वो कुछ आवश्यकताओं के दिक्कतों से। नेकराम जी, आपसे बातचीत हम चर्चा बिल्कुल जारी रखेंगे। अभी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि मूंग का समय चल रहा है, तो मूंग में अभी क्या क्या समसामयिक कार्य करने देखिए, चाहिए? इस समय हमारे किसान भाइयों की जो मूंग की खेती है वो पुष्पन अवस्था पे है, और या पॉड फॉर्मेशन है, फल्ली अवस्था जिसको हम बोलते हैं, उस पे आने वाली है। जिन किसान भाइयों ने समय पे बुवाई कर दी है तो उनकी फल्ली अवस्था आ गई है। तो उसमें हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि कीट प्रबंधन एक सबसे आवश्यक स्थिति होती है, और दूसरी होती है रॉगिंग, यानी कि मतलब यदि हमारा बीज उत्पादन किसान भाई कर रहे हैं मूंग में, मक्का में, या आपकी तिल्ली की फसल में, जो मैंने बताई जायद की जो भी फसलें, यदि मूंग में वो बीज उत्पादन का कार्य करना चाह रहे हैं, बीज उत्पादन ले रहे हैं, तो उन्हें सबसे प्रमुख चीज़ आती है वो रॉगिंग। मतलब क्या होता है, जब हमारी फसल में पुष्पन अवस्था पे आ जाती है, फूल आ जाता है और फलियाँ बनने लगती हैं, तो हमारे किसान भाइयों को ये समझ में आने लगता है कि ये उसी प्रजाति का पौधा है या मूंग की दूसरी प्रजाति का पौधा, पहचानने में आसानी हो जाती है खेत में चलने के बाद। जी दर्शकों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज हम बात कर रहे हैं जायद की फसलों की देखभाल कैसे करें, और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव वर्मा जी, और साथ ही हमारे बीच एक सफल किसान भाई नेकराम जी। तो चलिए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो इस समय अपने खेतों की निगरानी करें, सतत निगरानी करके ये चीज़ सुनिश्चित कर लें कि जो किस्म उनने लगाई थी वो सभी पौधे एक से दिख रहे हैं, या मूंग में दूसरी प्रजाति के पौधे हैं तो उनको ऑफ टाइप बोलते हैं। उन ऑफ टाइप पौधों को निकालना है इस समय, उनको उचका के और अलग कर देना, नष्ट कर देना, खेत में उनको नहीं रखना, क्योंकि बीज उत्पादन कार्यक्रम कर रहे हैं यदि वो, तो बीज जब ही अच्छा बनेगा जबकि हम प्योरिटी यानी शुद्धता रखेंगे उसकी, पहली बात। दूसरी, एक और जो सबसे बड़ी समस्या मूंग की खेती में आती है वो पीली पत्ती रोग, पीत वर्णक रोग जिसको हम बोलते हैं, जिसका कारक है सफ़ेद मक्खी या वाइट फ्लाई, जो इसका कारक है। तो इस समय के पहले से ही शुरुआत होने लगती है, हमारे किसान भाई को वो थोड़ी देर में पता चलता है कि पत्ती पीली पड़ने लगे हमारे खेत में, और वो शुरुआत पहले से हो जाती है। तो किसान भाई निगरानी अपने खेतों की रखें, जहाँ भी पीली पत्ती के पौधे यदि मूंग के खेत में मिल रहे हैं उनको, तो उनको उन पौधों को निकाल देना है, समूल नष्ट कर देना, जड़ सहित उसका करके उन्हें खेत से बाहर कर देना और नष्ट कर देना है। खेत में ऐसे कोई भी पीली पत्ती वाले पौधे नहीं रखने हैं। ये दूसरा प्रमुख है। रोग से बचाव करना है, हमने जैसा कि बताया, बीज उत्पादन ले रहे हैं तो रॉगिंग करना है, उनको अच्छी उन्नत प्रजाति का बीज तैयार हो। फिर आती है कीट प्रबंधन। तो कीट प्रबंधन इस समय मूंग में हो या मक्का में तो देखिए प्रमुख कीट आता है फाल आर्मी वार्म, FAW जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये शुरुआती अवस्था से ही नुकसान पहुंचाने लगता है, और बाद की अवस्था में यदि शुरुआत में नियंत्रण किसान भाइयों ने नहीं किया तो बाद की अवस्था में बहुत तेज़ी से नुकसान करता है, और वो पूरी मक्का को जिस तरह से खाता है, जैसे भूसा बना देता है खेत में, इस तरह से खाता है। आर्मी वार्म उसको बोलते हैं, मतलब आर्मी की तरह काम करता है वो, और पूरे खेत को समूल नष्ट कर सकता है, इतनी उसकी क्षमता होती है। तो उससे भी हमें सतत निगरानी हमारे किसान भाइयों को रखना चाहिए अपने खेतों की, कि कहीं यदि ऐसे पौधे दिख रहे हैं कि कहीं भी मक्का में पत्तियाँ कटी हुई दिख रही हैं, उनको भूसे जैसा पदार्थ कहीं दिख रहा है खेत में बिखरा हुआ, तो समझ लें कि फाल आर्मी वार्म। और इल्ली जो होती है उसमें काले रंग की धारी होती है पीठ पे, 4 बिंदियाँ होती हैं पीठ पे, तो वो देख के पहचान सकते हैं इल्ली को भी, उसको पहचानें
और उनको नियंत्रण के उपाय उनको करने हैं। तो नियंत्रण के लिए उनको शुरुआत से ही निगरानी रखना अति आवश्यक है। तब तक निगरानी नहीं रखेंगे तो किसान भाइयों इस बात का विशेष ध्यान रखें। वर्मा जी बार बार कह रहे हैं कि आपको मूंग दाल की अगर आपने फसल लगाई है तो निगरानी करना बहुत ज़रूरी है। समय समय पर फसलों को देखते रहें और सावधानी बरतें। और आप अभी हमें कीट प्रबंधन के बारे में भी बता जी रहे हाँ। हैं, तो उसके संबंध में बताएं। तो मैं एक तकनीकी हमारी होती है IPM मॉड्यूल बोलते हैं जिसको हम लोग। तो जितनी भी दलहनी हमारी फसलें होती हैं और तिलहनी फसलें होती हैं उसमें IPM मॉड्यूल हमारे किसान भाइयों को उपयोग करना चाहिए। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इसको हम बोलते हैं, समन्वित कीट प्रबंधन। मतलब जैसे क्या होता है आमतौर पर कि कीट या बीमारी हमारी फसलों पे आती तो हमारे किसान भाई कीट आने के बाद क्या करते हैं कि सीधे वो दुकानदार के पास जाते हैं और पूछते हैं कि भाई साहब कौन सी दवाई है जिससे ये मर जाएगा कीट। वो तैयारी ये नहीं करते हैं कि कौन सी दवाइयाँ हैं जिनसे ये रुक जाएगा, ये आएगा नहीं, ऐसी बीमारी आए नहीं जिससे हमें दवाइयों का कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़े। तो उसके शुरुआती प्रबंधकीय उपाय जिसको हम बोलते हैं वो हमारे किसान भाइयों को करने चाहिए, जिसमें हम बोलते हैं फेरोमोन ट्रैप, दूसरा है लाइट तो ट्रैप। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी बताई किसान भाइयों कि कीट आए नहीं, उसके लिए उससे पहले प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है, उसकी दवाई लें, उसका छिड़काव करें। तो उसमें जो 3 या 4 हमारे मॉड्यूल में आते हैं, जिसमें प्रकाश प्रपंच जिसको हम बोलते हैं, चिपचिपे प्रपंच, स्टिकी ट्रैप जिसको बोलते हैं वो, फेरोमोन ट्रैप, बर्ड पर्चर यानी टी आकार की खूंटियाँ अपने खेतों में गड़ाएं। ये 3 या 4 विधियाँ हमारे किसान भाइयों को अपनाना चाहिए। टी आकार की खूंटियाँ यदि हमारे किसान भाई लगाते हैं तो उनको खूंटियों पे पक्षी बैठते हैं, और जो हमारे खेतों में इल्लियाँ आती हैं तो सर ये क्या सब जैविक तरीके हैं? ये सब जैविक तरीके हैं। और जैसे फेरोमोन ट्रैप है तो उससे हमें ये भी पता चल जाता कि हमारे ट्रैप में जब वो ट्रैप हो जाती हैं तितलियाँ तो पता चल जाता है कौन सी प्रजाति के कीट हमारे खेत में आने वाले हैं या आ गए हैं जी। वो भी पता। स्टिकी ट्रैप भी बहुत अच्छा काम करता है। जैसा मैंने बताया पीली पत्ती रोग जो होते हैं फसलों में, सब्जियों में, सब में पीली पत्ती जो होती उसके लिए स्टिकी ट्रैप ब्लू कलर के और येलो कलर के 2 तरह के आते हैं। जो येलो कलर का स्टिकी ट्रैप आता है वो वाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी के लिए होता है, और नीले कलर का जो स्टिकी ट्रैप आता है वो थ्रिप्स के लिए होता है। तो वो अलग अलग कीटों के लिए ट्रैप हैं। ये चिपचिपे प्रपंच है, इनको खेतों में लगाने चाहिए 20 से 25 ट्रैप हमारे चिपचिपे प्रपंच। इससे क्या होता है जो हमारी वाइट फ्लाई या जो रस चूसक कीड़े हैं, मक्खियाँ, मच्छर जिसको हमारे किसान भाई अपनी देसी भाषा में मच्छर बोलते हैं, वो इसमें चिपक जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। और ये बीमारियां जो सर्कुलेट करते हैं अपने पौधों पे, बीमारियां फैलाते हैं, वो रुक जाती हैं। तो एक ये फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को होता है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। दर्शकों वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। दर्शकों ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज हम बात कर रहे हैं जायद की फसलों की देखभाल कैसे करें, और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव वर्मा जी, और साथ ही हमारे बीच एक सफल किसान भाई नेकराम जी। तो चलिए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और किसान भाइयों, जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, हमारे बीच एक सफल किसान भाई भी है, तो चलिए हम उनसे एक बार फिर से बातचीत करते हैं। नेकराम पाल जी, क्या आप खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं? और हाँ। समग्र खेती के संबंध में आप बताएं। समग्र उसमें तो बगैर समग्र खेती तो हो ही नहीं सकती। अगर एक किसान चाहे कि मैं अकेला इस एरिए में खेती कर लूं तो वो तो संभव नहीं होता जी। है। क्यों
कि उसमें तो सारे रोग दोग कीड़े आदमी जानवर सारी उसी पे आता है। तो सामूहिक खेती तो होती है तभी सफल हो सकते हैं। दूसरा, मैं डॉक्टर साहब से ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि जो खेती में जो पराली जलाना, ये हमको भी मालूम है कि ये नुकसानदायक है, लेकिन हमारी वो जानते हुए भी हम अनजान बन के उसको जला रहे हैं। तो डॉक्टर साहब इस पर थोड़ा आप प्रकाश डालिए कि देखिए, नरवाई जलाना चाहिए या नहीं, या अवशेष प्रबंधन के संबंध में आप जानकारी दें। बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने हमारे किसान जी। भाई ने यहाँ पे किया है। और मैं हमेशा हर उसमें जब उस समय में आता हूँ कि जब पराली होती है खेतों में, तो किसानों को ज़रूर बताता हूँ। जी। मैं एक गणित इसमें बताना चाहूँगा हमारे किसान भाइयों को कि जितनी आपकी पराली खेत में कितनी है, आपने मान लो गेहूं की कटाई अभी करी हुई है और प्रति एकड़ आपने लगभग 20 कुंटल गेहूं काटा, आपने 1 एकड़ में आपका 20 कुंटल गेहूं हुआ, तो आपके 1 एकड़ में कम से कम 25 से 30 कुंटल सरफेस रेजिड्यू यानी कि पराली है, जिसको हम सतही कचरा बोलते हैं। लगभग उससे ज़्यादा होती है हमेशा, आपका जैसे गेहूं की जितनी मात्रा है उससे ज़्यादा सरफेस रेजिड्यू होता है वहाँ पर। अब बात ये आती है कि इसको सड़ाएं कैसे हम, तो ये आती है बात कि हम इसको सबसे कुछ मशीनें आ गई अभी, जिसमें रोटावेटर है, सुपर सीडर है। जो सुपर सीडर मशीन, जैसे हमारे किसान भाइयों को गेहूं के बाद मूंग की बोनी करनी है तो उन्हें बखरनी करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी मशीन आ गई है कि वो सीधे आज ही, यदि कंबाइन हार्वेस्टर चल रहा है आपके खेत में, तो आज ही आप मूंग की बोनी कर सकते हो। इधर कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई चल रही, इधर मूंग की बोनी आपकी चल रही है। या समर की दूसरी फसल आप ग्रीष्मकाल की बोना चाहें तो तुरंत उसी समय आप बुवाई का कार्य कर सकते हैं। तो सुपर इसके सीडर, साथ साथ समय की भी हैप्पी सीडर, बचत होती होगी। तो उसमें एक समय की बचत, यहाँ पे एक और आपने प्रश्न पैदा हो गया। देखिए, जी। समय की बचत, अभी हमारे बीच में किसान भाई भी बैठे हैं, इनको पता होगा कि मूंग की फसल जब मैच्योरिटी पे आती है, परिपक्वन अवस्था पे आती है और बारिश आ जाती है, जी। तो हमारे किसान भाई उसको टोटल वीड किलर से सुखाते हैं, आपको भी पता होगा, है ना। सूखने वाली दवाई डालते हैं जिसको हम जहर बोलते हैं, है ना। तो हम जहर की खेती कर रहे हैं, मूंग की खेती नहीं कर रहे हैं। तो हम उसको रोकने में ये बड़ी सुविधा होगी, यदि सुपर सीडर, हैप्पी सीडर नामक यंत्रों का हमारे किसान भाई उपयोग करेंगे तो उससे लगभग 15 दिन की बचत उनकी होगी। खेत को 2 से 3 बार तैयार करते हैं तब मूंग की बोनी हो पाती है। तो यहाँ यदि उनने गेहूँ की कटाई करते हैं तो उसमें सरफेस रेजिड्यू तो मिट्टी में मिल ही रहा है, जो मॉइस्चर है वहाँ पे उस समय कटाई के, जब गेहूं की कटाई जिस दिन होती है 3-4 दिन तक इतनी मॉइस्चर उसमें होती है कि नमी से मिट्टी पलटने में आसानी होती है, मिट्टी कठोर नहीं होती। तो उससे आप बुवाई करें और तुरंत सिंचाई कर दें, तुरंत उसके बाद आपको सिंचाई करना, मतलब इसको ड्राई सोइंग भी बोलते हैं, सूखी बुवाई पद्धति भी बोलते हैं। तो उसके लिए हैप्पी सीडर, सुपर सीडर नामक यंत्रों का उपयोग करें। हमारी सरकार लगातार, भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन इसमें बहुत सब्सिडियां दे रहा है। ऐसे कृषि यंत्रों का उपयोग करके तुरंत बुवाई करना चाहिए। तो सरफेस रेजिड्यू की मैं बात कर रहा था कि कितना होता है, मान लो आपने 20 कुंटल गेहूं काटा तो लगभग 25 से 30 कुंटल सरफेस रेजिड्यू वहाँ पर है। अब इसको आप यदि मतलब कंपोस्ट में परिवर्तित करते हैं तो ये होता है 70%, यानी आपका 30 कुंटल यदि वहाँ पे फसल सतही अवशेष यानी कचरा पड़ा हुआ है, जिसका 70% शायद 21, मतलब लगभग 20 से 21 कुंटल आपको वहाँ पर खाद बन के तैयार हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हम चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि हम जायद की फसल की बात कर रहे थे, तो आप हमें संक्षेप में बताएं कि आप हमारे किसान भाइयों को क्या टिप्स देना चाहेंगे। मैं सबसे पहले किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में जल की बचत करें, क्योंकि वर्षा काल आ जाएगा, अगले माह से बारिश चालू हो जाएगी। तो अपने जितने भी जल स्रोत हैं उनमें, यदि तालाब हैं उनकी सफाई कर लें, आसपास कचड़े हटा दें, उनके गहरीकरण कर लें, उनका कुएं हैं तो उनकी सफाई कार्य कर लें, उनमें पुनर्भरण का कार्य करें। मतलब जो वर्षा जल हमारा बह जाता है, हज़ारों मिलियन वाटर जिसको हम बोलते हैं, बह के निकल जाता है, क्यूबिक वाटर, तो उसको हमें पानी को संरक्षित करने के उपाय हमारे खेतों के आसपास अवश्य करना चाहिए, ताकि यदि जल होगा तो कल होगा, तभी खेती होगी। इसलिए पानी की बचत के उपाय अवश्य करें हमारे किसान भाई। तो आने वाले समय में जायद का रकबा बढ़ेगा, यानी कि ग्रीष्मकालीन खेती का रकबा बढ़ेगा, और जो तापमान में वृद्धि हो रही है, उतार चढ़ाव जो हो रहे हैं, ये कम होते जाएंगे।
जैसे जैसे वो बगीचे लगाएंगे ये और वृक्ष लगाएंगे, पानी होगा तो होगा ऐसा, तभी संभव है। तो वो कहीं ना कहीं पानी जल डॉक्टर संरक्षण साहब, के आपने उपाय हमारे करें। किसान भाइयों को बहुत अच्छा संदेश दिया कि जल है तो कल है, तो पानी की बचत किस तरह से करें, बहुत अच्छी जानकारी दी। और नेक राम जी, आपने हल से लेके बैल से लेके आज आप कृषि यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं और बहुत ही धैर्य रखा, और आपकी सफलता का यही राज है। तो हमारे नए युवा किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हम तो यही सलाह देंगे कि आजकल तकनीकी से जो खेती हो रही है उसका लाभ भी अच्छा हो रहा है, और आजकल के युवा बच्चे जो हैं पढ़े लिखे हैं जी, तो उनको तो सरकार भी बहुत कुछ आगे बढ़ाने प्रमोट की करती हैं जी। हाँ, बहुत सारी तो योजनाएं चलाती हैं समय समय पे। उनको तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ी करो जी लेकिन उसको ढंग से करो। मतलब हम गांव में ऐसे ही बोलते हैं। जी जी। मगर युवाओं का रुझान खेती की तरफ होना चाहिए। हाँ, तो ये- डॉक्टर वर्मा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद नेक किसान राम जी, भाइयों। आपसे बात करके और बहुत अच्छा लगा, आपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए और युवा किसानों को बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छे टिप्स दिए। दर्शकों, वक्त है खबरें खेती का, तो चलिए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। किसानों को उपज खरीद का भुगतान समय से हो, गेहूं उत्पादन 11.53 करोड़ टन का अनुमान, श्री अन्न किसानों से खरीदेगी सरकार, हर गांव को मिलेगी सिंचाई की सुविधा, और गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर। और चलिए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के कृषि क्षेत्र की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक की और वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान श्री चौहान ने किसानों से चना, मसूर, उड़द एवं अरहर की खरीद के संबंध में निर्देश देने के साथ ही अधिकारियों से कहा कि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि किसानों को उनकी उपज खरीद का भुगतान होने में देरी ना हो। वहीं यह भी बताया गया कि देश में चावल और गेहूं का वास्तविक स्टॉक बफर मानक के मुकाबले काफी ज्यादा है। श्री चौहान ने इस बात पर संतोष के साथ ही प्रसन्नता व्यक्त की कि चावल गेहूं का वास्तविक स्टॉक बफर मानक के मुकाबले ज्यादा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत का गेहूं उत्पादन इस साल रिकॉर्ड 11.53 करोड़ टन पर रहने का अनुमान कायम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दूसरे अग्रिम अनुमान पर किसी भी मौसम संबंधी घटना का असर पड़ने की संभावना नहीं है। कृषि गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान श्री चौहान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सभी उत्पादक राज्यों में गेहूं की फसल लगभग अपनी परिपक्वता अवस्था पूरी कर चुकी है। उन्होंने कहा कि गर्मी की लू या उच्च तापमान वास्तव में कटाई की प्रक्रिया को तेज कर देंगे। इस प्रकार दूसरे अग्रिम अनुमान पर असर पड़ने की संभावना नहीं है। मार्च में जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अनुमान में वर्ष 2024-25 में 11.53 करोड़ टन का रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया गया था, जो पिछले वर्ष के 11.33 करोड़ टन से लगभग 2% अधिक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में रागी, कोदो कुटकी, ज्वार बाजरा, मक्का जैसे श्री अन्न का उत्पादन बढ़ाया जाए और किसानों को श्री अन्न उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। किसानों द्वारा उत्पादित श्री अन्न अब सरकार खरीदेगी। उन्होंने कहा कि तुअर उत्पादक किसानों को अच्छे किस्म के खाद, बीज और उत्पादन वृद्धि के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाए। इसके लिए किसानों को फसल अनुदान देने और उनकी फसल का बीमा कराने जैसे नवाचार भी किए जा सकते हैं। डॉक्टर यादव मंत्रालय में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर यादव ने प्रदेश की सभी मंडियों में प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी मंडियों का विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों से आकस्मिक निरीक्षण कराएं, मंडियों की व्यवस्थाओं को और भी बेहतर बनाया जाए। डॉक्टर यादव ने कहा कि नई जरूरतों के मुताबिक अब अलग अलग मंडियों की स्थापना पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंडियों का फसलवार मॉडल तैयार करें। कृषि उपज मंडी के अलावा अब फल व सब्जी मंडी, मसाला मंडी या अन्य विशेष पैदावार की मंडी स्थापना के लिए भी प्रयास किए जाएं। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश की कृषि उपज मंडियों को आदर्श बनाया जाए।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ये मध्य प्रदेश के विकास का दौर है। विकास के प्रकाश से प्रदेश का कोई कोना वंचित नहीं रहेगा। विकास के कामों में धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश में जल संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों के साथ साथ सिंचाई सुविधाओं का विकास भी हमारी सरकार कर रही है। प्रदेश के हर गांव में हमारी सरकार सिंचाई की स्थायी सुविधा उपलब्ध कराएगी। नदी जोड़ो अभियान में हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 2 बड़ी नदी जोड़ो परियोजनाओं पर काम प्रारंभ हो चुका है। तीसरी नदी जोड़ो परियोजना के लिए हम महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव रीवा जिले की सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के दिव्य गवा में विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन तथा जलगंगा संवर्धन अभियान में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए संकल्पित है। मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां 3 बड़ी नदी परियोजना पार्वती काली सिंध चंबल, केन बेतवा लिंक और तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना पर काम हो रहा है। वर्षा जल के संरक्षण के लिए प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत विकास कार्य हो रहे हैं। प्रदेश में इस वर्ष गेहूं उपार्जन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। प्रदेश अब पूरे देश में गेहूं उपार्जन में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। यह जानकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने दी। श्री राजपूत ने बताया कि इस वर्ष गेहूं उपार्जन में 60% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में एक बड़ी छलांग है। उन्होंने इसे किसानों के प्रति राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता और सुनियोजित नीति का परिणाम बताया। श्री राजपूत ने कहा कि हमारे प्रयासों का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और उपार्जन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुविधाजनक बनाना है। उन्होंने 60% से अधिक गेहूं उपार्जन पर उपार्जन से जुड़े विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार जताया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने प्रदेश में CPPP मॉडल के अंतर्गत इन्वेस्टर समिट में हुए MOU के प्रभावी क्रियान्वयन और सुनियोजित मॉनिटरिंग के लिए एक विशेष CPPP विंग की स्थापना के निर्देश दिए। यह CPPP विंग निजी निवेशकों, सहकारी समितियों और किसानों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में कार्य करेगा। इसके माध्यम से सभी प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा। श्री सारंग ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के निर्देशों के परिपालन में मंत्रालय में सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की प्रगति की समीक्षा की। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही और कृषि दर्शन के अगले अंक में हम नए विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।